जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में देखने वाले हैं वर्ग एक से रिलेटेड आप सभी काफी सारे डाउट्स प्राप्त हो रहे हैं वर्ग एक की रूल बुक आने के बाद। तो इस सेशन में अंत तक बने रहिए, चाहे वर्ग एक के साथी हो, चाहे वर्ग दो के हो, चाहे वर्ग तीन के, क्योंकि वर्ग तीन के शिक्षक साथी भी कभी ना कभी वर्ग एक की तैयारी करेंगे, वर्ग दो के शिक्षक साथी भी वर्ग एक की तैयारी करेंगे। इसलिए वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन के लिए सभी के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस सेशन में हम ये भी देखेंगे किस कोचिंग का आपको कोर्स लेने में फायदा है या कोर्स लेने का कुछ फायदा है अथवा नहीं। ये सारी चीजों को इस सेशन में कवर करने वाले हैं। सेशन में अंत तक बने रही ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। इसके अलावा जो भी फिर भी कोई क्वेरीज या डाउट्स रहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जो भी क्वेरीज वहां पर रखिए हम नेक्स्ट सेशन जरूर कवर करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो भी शिक्षक साथी सीरियस होकर वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और कंटेंट देखिए, बहुत ही यूनिक कंटेंट आपको प्राप्त होने वाला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि सर जो अभी नोटिफिकेशन आया है वर्ग एक का, वो पात्रता परीक्षा है या फिर चयन परीक्षा। तो वर्ग एक के नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है ये एक पात्रता परीक्षा है। क्वालिफाइंग मार्क्स आप लेकर आएंगे तो आपको चयन परीक्षा यानी कि सिलेक्शन टेस्ट या फिर अदर स्टेट में जैसे सुपर टेट बोलते हैं उसमें बैठने की आपको एलिजिबिलिटी प्राप्त हो जाएगी। जब तक आप एमपी टेट वर्ग एक क्वालिफाई नहीं होंगे तब तक आप वर्ग एक की चयन परीक्षा में नहीं बैठ सकते। बहुत सारे शिक्षक साथियों की ये भी डाउट है कि सर अगर हमने वर्ग तीन का क्वालिफाइड कर लिया है, वर्ग तीन एमपी टेट वर्ग तीन क्वालिफाई कर लिया तो क्या वर्ग एक की चयन परीक्षा में बैठ सकते हैं? बिल्कुल नहीं बैठ पाएंगे। अगर आपने वर्ग एक की परीक्षा में बैठना है, वर्ग एक के सिलेक्शन टेस्ट में बैठना है या फिर जिसे हम बोले सुपर टेट जो सेकेंड एग्जाम होने वाला है उसमें अगर आपको बैठना है तो सबसे पहले वर्ग एक की आपको पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करनी होगी। क्वालिफाइंग मार्क्स आप सभी को पता होंगे। वर्ग एक में अगर आप यूआर के अंतर्गत आते हैं तो आपको 90 मार्क्स लेकर आने यानी कि 60% मार्क्स, और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 75 मार्क्स लेकर आने। तो इतने मार्क्स अगर आपके हैं तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि 2018 में हम क्वालिफाई करके बैठे हैं तो हमें दोबारा देने का कोई लाभ होगा? तो इसका कोई लाभ नहीं है क्योंकि आप राजपत्र पढ़ सकते हैं। संशोधित होकर जो नया राजपत्र आया उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये टेट जो होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, पात्रता परीक्षा है। इसके बेस पर मेरिट लिस्ट नहीं बननी। मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी सिलेक्शन टेस्ट के बेस पर। तो आपका मेन फोकस सिलेक्शन टेस्ट पर होना चाहिए। टेट एज अ आपको सिलेक्शन टेस्ट में बैठने का एक प्रमाण पत्र है, एक सर्टिफिकेट है। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा अगर आपने 2018 में ही ये क्वालिफाई कर लिया है, मानकर चलिए 2018 में आप क्वालिफाइड होकर बैठ गए हैं टेट को, तो फिर आपको इस एग्जाम में बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में बताया, आपने अगर मेरा लास्ट सेशन देखा होगा रूल बुक से रिलेटेड, काफी यूनिक सेशन है जो आपको यूट्यूब पर बहुत ही कम मिलने वाला है। तो वो सेशन देखिए अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। तो अगर आपने 2018 में अगर क्वालिफाई कर लिया है टेट को तो फिर आपको दोबारा से एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको सिलेक्शन टेस्ट की तैयारी करनी है। सिलेक्शन टेस्ट की तैयारी कैसी करनी वो हम कभी नेक्स्ट सेशन में सब्जेक्ट वाइज करेंगे। सब्जेक्ट वाइज आपका एग्जाम होने वाला है सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है ना। अभी आपको अगर आप यूआर के अंतर्गत आते हैं तो 90 मार्क्स और रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं 75 और दिव्यांग साथियों के लिए भी 75 मार्क्स होते हैं, चाहे वो यूआर के हों चाहे आपके रिजर्वेशन कैटेगरी के हों। तो ये दो इंपॉर्टेंट सवाल थे। ये पात्रता परीक्षा है, सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आपको सिलेक्शन टेस्ट में बैठने का एक प्रमाण पत्र है। तो ये चीज जरूर क्लियर हुई होगी। उसके अलावा आपके एलाइड सब्जेक्ट से रिलेटेड भी काफी सारे डाउट्स प्राप्त हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि साहब एलाइड सब्जेक्ट का फंडा क्या है। अगर आपने मेरा वो सेशन देखा होगा तो वैसे ही आपकी सारी चीजें क्लियर होंगी। एलाइड का सीधा सा फंडा ये है, एलाइड का मतलब होता है सह विषय। अगर आपने मेन सब्जेक्ट से पीजी नहीं किया है, उसके सह विषय से किया है, अगर आपने मेन सब्जेक्ट से पीजी नहीं किया, उसके सह विषय से किया है, तो आपको मेन सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा यूजी में, जैसा कि आपने रूल बुक में देखा होगा। इसके अलावा हमारा एक वर्ग एक का एक सेशन है, बहुत ही यूनिक सेशन, जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। नई निर्देशिका, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस जितने भी चेंज हुए हैं, न्यू इंस्ट्रक्शंस, एलाइड सब्जेक्ट, सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। एज वगैरह सारी चीज़ें वहाँ देखोगे तो वहाँ पर हमने समझाने का प्रयास किया है कि अगर आपने सह विषय से पीजी किया है, जैसे कि आपको पता है वर्ग एक का फॉर्म फिल करने के लिए कुछ कैंडिडेट्स के सवाल थे कि हमने वीई किया है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की है हमने, तो क्या हम वर्ग एक का फॉर्म फिल कर सकते हैं? वर्ग एक के लिए मिनिमम जो एलिजिबिलिटीज चाहिए हैं वो पीजी चाहिए, और पीजी में भी 50% मार्क्स चाहिए, आपको सभी को पता होगा। और इसके साथ आपको बीएड कंपलसरी है, पीजी प्लस बीएड दोनों होंगे तब आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। रनिंग वाले कैंडिडेट्स भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कल ही लास्ट सेशन में बताया था आपको। जो भी लास्ट ईयर वाले कैंडिडेट्स हैं वो सेशन इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा पीजी में 50% मार्क्स से 5% का रिलैक्सेशन है,
जो रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स हैं। इसके अलावा एक एनसीटी का नियम है, उसके अकॉर्डिंग 5% का रिलैक्सेशन सारी कैटेगरीज के लिए, वो हम बता चुके हैं। इस वाले सेशन को आप देखोगे पुराने न्यू निर्देशिका, उसमें सारी चीज़ों को बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट समझाने का प्रयास किया है। एलाइड सब्जेक्ट पर हम थे कि एलाइड सब्जेक्ट का मतलब है कि अगर आपने मानकर चलिए पीजी में मेन सब्जेक्ट से पीजी नहीं की है, जैसे कि मानकर चलिए मैथ से पीजी नहीं की, मैथ का सह विषय जैसे कि लास्ट सेशन में मैंने बताया था अप्लाइड मैथमेटिक्स किया है, ऑपरेशन रिसर्च किया है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मानकर चलिए फिजिक्स से आपने मेन सब्जेक्ट फिजिक्स से आपने पीजी नहीं किया है, आपने फिजिक्स की जगह उसका सह विषय से पीजी कर लिया है। केमिस्ट्री से आपने फॉर्म फिल किया, केमिस्ट्री का मेन सब्जेक्ट की जगह आपने उसके एलाइड सब्जेक्ट से पीजी कर लिया। जिन कैंडिडेट्स ने एलाइड सब्जेक्ट से पीजी किया है, सह विषय से पीजी किया है, उनके लिए कंपलसरी है कि यूजी में उसको मेन सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी है। अब जिन कैंडिडेट्स ने मानकर चलिए मेन ही सब्जेक्ट से पीजी कर लिया, उनको कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के सवाल थे कि साहब हमने बीएससी कर लिया, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस से हमने पीजी कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप वर्ग 1 पॉलिटिकल साइंस से फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। क्योंकि आपने जब मेन सब्जेक्ट से पीजी कर लिया तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। जैसे आपने बीएससी किया और बीएससी के साथ आपने पीजी कर लिया काय से, पॉलिटिकल साइंस से, तो आप पॉलिटिकल साइंस से फॉर्म फिल कर सकते हैं वर्ग 1 में। कंडीशन तब है कि आपने पॉलिटिकल साइंस से पीजी ना किया, उसके सह विषय से किया, उसके एलाइड सब्जेक्ट से किया। और एलाइड सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, मैं वर्ग 1 की नई निर्देशिका में बता चुका हूं, जो आप सेशन देखेंगे प्ले लिस्ट में जाकर, वहां पर सारे सब्जेक्ट के एलाइड सब्जेक्ट मैंने समझाने का प्रयास किया है। अब कुछ सब्जेक्ट के एलाइड सब्जेक्ट ही नहीं होते, जैसे कि हमारा हो गया इंग्लिश, अंग्रेजी सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया। इंग्लिश का कोई अलाइड नहीं होता, इसलिए इंग्लिश से ही आपको पीजी करना है, क्योंकि इंग्लिश से आपको फॉर्म फिल करना है। अब इंग्लिश का कोई अलाइड नहीं तो इंग्लिश से ही आपने पीजी कर ली। और मानकर चलिए ग्रेजुएशन में बीएससी बीकॉम कुछ भी कर लिया तो आपको कोई समस्या नहीं है, अब आपने मेन सब्जेक्ट से ही पीजी कर लिया इंग्लिश से, तो अब आपको कोई इशू नहीं, ठीक है ना। आई होप कि ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे एलाइड से रिलेटेड, कि भाई एलाइड सब्जेक्ट यानी कि सह विषय से आपने पीजी किया, तभी आपका कंपलसरी है कि यूजी में आपको उसको मेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना होगा। उसके अलावा अगर आपने मेन सब्जेक्ट से ही पीजी कर लिया, जैसे पॉलिटिकल साइंस का मैंने एग्जांपल बताया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। हिंदी से आपने एमए कर लिया, इंग्लिश से एमए कर लिया, पॉलिटिकल साइंस से पॉलिटिकल साइंस से एमए कर लिया और आपका यूजी में बीएससी है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। इसके अलावा मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया था लास्ट सेशन में कि भाई आपको कब से कब फॉर्म फिल करना है। 12 जनवरी 27 जनवरी तक फॉर्म फिल करेंगे, 1 मार्च से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। इसके एग्जाम लगभग 1 मंथ चलेंगे, ठीक है ना। 16 सब्जेक्ट हैं। फ़ी की बात करें तो यूआर के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स के लिए आपको फी पे करनी है 660, और रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स और दिव्यांग साथियों के लिए 360। इसके अलावा एलिजिबिलिटीज, जिस सब्जेक्ट से आपको फॉर्म फिल करना है उसमें पीजी होना चाहिए और उसके साथ बीएड होना चाहिए। पीजी में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 5% का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए 5% का नहीं है, जबकि वो रिजर्वेशन में आता है, कुछ समय बाद उसको इंप्लीमेंट कर लिया जाएगा, ठीक है ना। उसको कहीं कहीं पर मिस किया जा रहा है ईडब्ल्यूएस को, ठीक है। इसके अलावा हमने ये बताया कि भाई ये कंपलसरी पार्ट है, पहला वाला जो पार्ट है वो कंपलसरी है। जो कोई भी 16 में से किसी भी सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करेगा ये कंपलसरी पार्ट रहेगा, जो 30 नंबर का है। सेकंड पार्ट सब्जेक्टिव है, जो आपका 120 नंबर का रहेगा। टोटल 150 नंबर का पेपर है और इसमें माइनस मार्किंग है, 1/4 है। 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर काट दिया जाएगा, ठीक है ना। इसमें जो सिलेबस में कंपलसरी में देखेंगे तो जीके, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथ्स, रीजनिंग, पेडागोजी मिलाकर के 30 नंबर का 120 का सब्जेक्टिव है। सब्जेक्ट के लिए हम अलग से सेशन लेकर आएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा आज के न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज़ आई है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसके अलावा आपने कुछ यहाँ पर कंडीशन दी हैं, 7 पॉइंट दिए हैं। इनके कारण क्वेश्चंस के लिए निरस्त का एक पॉइंट दिया है कि भाई 7 पॉइंट ऐसे बनाए हैं जिन पर क्वेश्चन आपका रिजेक्ट किया जाएगा। कमेटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। इसके अलावा अगर आप एग्जाम में इशारे करते हैं, कानाफूसी करते हैं और बोलने से भी आप पर नकल का केस बनेगा और आपको इस प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो भी ईएसबी या फिर पीईबी बोले उसके एग्जाम बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी के साथ होते हैं। चारों तरफ लैब में बहुत सारे कैमरे लगे होते हैं और उनके लिए ऑपरेट भी करते हैं। उनकी टेक्निकल टीम आती ईएसबी की, वो देखती है हर एक कॉलेज में। तो अगर आप इस तरीके की कोई भी हरकत करेंगे तो आपको इस प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। इसमें दैनिक भास्कर बहुत अच्छा एनालिसिस लेकर आता है। हम तो खैर इसका एनालिसिस कल ही ला चुके, पर इसको भी हमें धन्यवाद बोलना चाहिए कि भाई शॉर्टली सारी चीज़ें कवर करता है। जैसे कि हमने 7 बिंदु जो पॉइंट बनाए हैं निरस्त होने के। सबसे पहला एक कि सवाल की संरचना गलत हो, मतलब क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो गलत है, तब क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। अगर एक से अधिक उत्तर ऑप्शन, एक से अधिक आंसर सही हो रहे हैं तो भी वो तो होता ही है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, मतलब
एक भी ऑप्शन सही नहीं है। तो अभी ये तो खैर पुराने पॉइंट है, उन्हीं को बताने का प्रयास किया कि भाई किस किस कंडीशन में आपके क्वेश्चन को गलत कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसके सभी को मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर के किसी प्रश्न पत्र में इंग्लिश और हिंदी अनुवाद में भिन्नता हो, ठीक है ना। और वैसे तो इंग्लिश को मेन माना जाता है, ऐसा रूल बुक में भी आता है कि भाई हिंदी में समझ में नहीं आया तो इंग्लिश में पढ़ लो, पर भाई हिंदी माध्यम वाले कैंडिडेट्स का क्या होगा, इसलिए यहाँ पर ये लिख दिया हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में अगर अनुवाद में भिन्नता है जिसके कारण दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं तो सही उत्तर नहीं होता है, ठीक है ना। इस कारण भी हो सकता है, या फिर प्रिंटिंग मिस्टेक तो यहाँ पर होगी नहीं क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक होगी क्योंकि ऑनलाइन होता है। तो टाइपिंग मिस्टेक यानी कि जो आपके सामने ऑनलाइन पेपर दिखाई देगा उसमें टाइपिंग में कोई मिस्टेक है। इसके अलावा अन्य कोई कारण जिसे विशेषज्ञ समिति जो कमेटी बनाई जाएगी वो भी उसको, अगर एक और कोई अलग अदर से रीजन हो सकता है जिसको अगर कमेटी जो बनाई गई है अगर कमेटी उसको बोले कि भाई ये भी एक बड़ी कंडीशन है जिसके कारण अपन इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट कमेटी की अनुशंसा के मुताबिक ऐसे प्रश्न भी निरस्त किए जाएंगे जिनके मिले अंकों के अनुपात में बोर्ड अंक प्रदान करता है, ठीक है ना। तो एक्सपर्ट कमेटी भी कुछ क्वेश्चंस पर ऐसा है कि वो अपने मन से भी रिजेक्ट कर सकती है जब उनको बाद में संज्ञान में आता है कि ये गलत तरीके से क्वेश्चन दिया गया है इसका, या फिर ये रिजेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा ये आजीवन हो गई इसकी वैधता, ये सारी चीज़ें हम बता ही चुके हैं। 2 घंटे 30 मिनट का एग्जाम होने वाला है। फर्स्ट जो आपका पेपर रहेगा वो रहेगा कंपलसरी, 16 में से किसी भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल करेंगे, आपका पहला कंपलसरी, आपको पहला एग्जाम देना है जो 30 नंबर का होना है। उसकी तैयारी कैसी करनी है उसके लिए हम आपके साथ हैं, यूनिक तरीके से आपको बताएंगे। अब वर्ग 3 के हो चाहे वर्ग 2 के, वर्ग 1 की तैयारी तो आपको करनी है, ठीक है ना। आप अगर आप रनिंग में हैं, बीएड हो चाहे पीजी हो, कुछ भी हो, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। गलत जानकारी देने वाले कैंडिडेट्स के लिए इस प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना। आपकी पहले टेट होगा, फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन टेस्ट होगा। ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। 16 सब्जेक्ट हैं आपके, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, साइकोलॉजी और पॉलिटिकल। ये इतने सारे सोशियोलॉजी, सॉरी साइकोलॉजी नहीं, सोशियोलॉजी, ठीक है ना। इतने सारे ये आपके 16 सब्जेक्ट हैं। 120 मार्क्स का आना है सब्जेक्टिव। और हाँ, एक और बड़ा क्वेश्चन था कि साहब जो एग्जाम में मिनिमम मार्क्स चाहिए हैं, मिनिमम मार्क्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि जो मिनिमम मार्क्स चाहिए यूआर के लिए, जैसे चाहिए यूआर के लिए 90 चाहिए और रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स के लिए चाहिए 75। तो क्वेश्चन ये था कुछ कैंडिडेट्स का कि जो 90 मार्क्स चाहिए क्या वो दोनों पार्ट के मिलाकर के चाहिए या फिर किसी भी पार्ट में 90 मार्क्स आ जाएं। तो ऐसा कुछ यहां पर रूल नहीं बनाया है कि आपको पार्ट 2 है ना, एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है, 2 पार्ट में आने वाला है पेपर। पार्ट ए जो कंपलसरी है 30 नंबर का 30 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, रीजनिंग, मैथ्स और आपका पेडागोजी, ये सब मिलाकर के आपका 30 नंबर का है जो पार्ट 1 है। पार्ट 1 आपका 30 नंबर का, पार्ट 2 जो सब्जेक्टिव 120 का। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको दोनों पार्ट को क्वालिफाई करना है। आपके एक ही पार्ट में, जैसे कि बड़ा पार्ट कौन सा है, सब्जेक्टिव है, अगर सब्जेक्टिव में 120 में से भी 90 आ जाते हैं और दूसरे पार्ट में आपके बिल्कुल भी नहीं आते, ऐसा तो होने के बहुत कम चांसेस हैं कि आपके ए पार्ट में बिल्कुल भी मार्क्स ना आए, तो पर इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपके दोनों के मिलाकर के 90 मार्क्स होने चाहिए यूआर के लिए और रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत 75 मार्क्स होने चाहिए इन दोनों के ऐड करके, पार्ट आ प्लस पार्ट बा। ऐसा कोई यहां पर रूल नहीं है कि पार्ट आ भी आपका क्वालिफाई होना जरूरी है और पार्ट बा भी आपका क्वालिफाई होना जरूरी है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। दूसरी चीज, मोस्ट आईएमपी चीज जो हम इसमें मिस करने वाले थे, आपका क्वेश्चन था कि हमें किस कोचिंग का कोर्स खरीदना चाहिए या फिर कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ बचे हुए हैं। अब भाई 2 मंथ बचे हैं तो 2 मंथ में मैं टफ सब्जेक्ट की बात करूं, जैसे कि टफ सब्जेक्ट हो गया मैथ्स, आपका हो गया इंग्लिश, फिजिक्स, अकाउंट और भी सब्जेक्ट हैं। इसमें आप चाहो तो केमिस्ट्री को भी रख सकते हो, अकाउंट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स भी रख सकते हो। इसमें और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। अब भाई ये टफ सब्जेक्ट सबसे ऊपर मैं मैथ्स की बात करूं, मैथ्स का जो सिलेबस आप देखेंगे ना, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका सिलेबस अगर कोई भी शिक्षक साथी अगर सिलेबस कराएगा तो 6 से 8 घंटे भी आप अगर पढ़ाओगे ना पर डे, 6 to 8 आवर भी पढ़ाओगे ना, तो भी आपका 2 मंथ में पूरा सिलेबस बड़ी मुश्किल से हो पाएगा, जिसको शॉर्टली समझाएंगे, अच्छे तरीके से समझाएंगे। 6 से 8 घंटे पर डे क्लास भी लगेगी ना, तो अभी मैथ्स का सिलेबस नहीं होगा। क्योंकि मैथ के सिलेबस में मैं बताऊं 9-10th तक का पूरा मैथ्स जो कंपटीशन में आता है, 11-12th का पूरा मैथ्स, ग्रेजुएशन का मैथ्स और कुछ पीजी का मैथ्स भी है। तो आप समझ सकते हैं कि सिलेबस क्या है।
जैसे मैं मैथ्स का ही आपको बताऊं तो मैथ्स में 9-10 तक तो पूरा रहेगा ही, है ना। उसके अलावा 11-12 भी है सिलेबस में। उसके अलावा आपका यूजी पूरा, यूजी तो पूरा ही है। उसके अलावा पीजी के कुछ चैप्टर भी हैं। तो इससे आप समझ सकते हो कि भाई सिलेबस तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। तो कोई भी कोचिंग संस्थान वाले हमारे शिक्षक साथी 1-2 मंथ में कैसे कराएंगे, ये आप खुद स्वयं विचार करें कोर्स खरीदने से पहले। सरल सब्जेक्ट का कोर्स खरीदने का कोई लाभ नहीं है, जैसे कि हिंदी हुआ, हिंदी का कोर्स खरीदने का कोई लाभ नहीं है, संस्कृत का कोई लाभ नहीं है। यही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके कोर्स कंप्लीट करा देंगे कोई भी, ठीक है ना। 2 मंथ में आपका सब्जेक्ट नहीं हो सकता। हाँ, ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि जो शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं क्या उन्होंने वर्ग 1 का भी क्वालिफाई किया है, क्योंकि वर्ग 1 बहुत अलग एग्जाम होता है, कंपटीशन एग्जाम की तरह नहीं होता है। जिन कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया वही समझ सकते हैं इसका पेपर कैसा आता है। तो ये भी बहुत ध्यान रखें, क्योंकि हमारे पास पैसे फ्री में नहीं आते हैं। जो शिक्षक साथी आपको कोर्स दे रहे हैं क्या उनने कभी वर्ग 1 क्वालिफाई किया है जिस सब्जेक्ट से आपको वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैंने जो आपको बताने का प्रयास किया, ये सारी चीजें आप ध्यान रखें। इसके अलावा और हम नेक्स्ट सेशन में कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। आई होप कि ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को